अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। बुनियादी तौर पे जो हमारा मौजू होगा प्रोग्राम का वो तो थोड़ा सियासी होगा, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में हम जिक्र कर देते हैं हौसला अफजा कुछ जो खबरें हैं इस वक्त हमारे सामने इन मुश्किल मौशी हालात में, क्योंकि बहुत कम हौसला अफजा खबरें अनफॉर्चुनेटली हमारे पास आती हैं। एक तो IMF प्रोग्राम की बहाली की बात की वज़ीर ख़जाना ने लेकिन जो इत्तलात हैं वो कुछ इस नौयत की हैं कि आज शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर साहब ये कहते हैं कि अगर IMF ने कोई शर्त ना लगाई तो मुआहिदा होने जा रहा है। तो ये है स्टेटस इस वक्त IMF के मुआहिदे का। लेकिन साथ ही ये एक और हौसला अफजा खबर थी कि चीनी बैंकों की तरफ से 2.3 अरब डॉलर के कर्ज़ों की मंजूरी दे दी गई। ये कल खबर को तस्दीक की गई थी, जिसके बाद आज जो रुझान हमने देखा वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कुछ इस्तेहकाम आया। 100 इंडेक्स में 524 पॉइंट्स इजाफा देखा गया है, जबकि डॉलर के हवाले से भी जो एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल थी उसमें भी हमने देखा कि इंटर बैंक में आज ₹4.70 कमी आई है कीमत में। तो ये एक सूरत हाल है, लेकिन इसके ऊपर जो खबरें हैं इसके बाद जो मुश्किल हालात आने हैं और उसके तो असरात आने वाले वक्तों के साथ ही होंगे। ना ही हुकूमत डिनाई कर सकती है कि वो मुश्किल फैसले उनको मज़ीद करने पड़ेंगे, मज़ीद बोझ डालना पड़ेगा, और ना ही वो कर रही है हुकूमत। लेकिन कुछ जो असरात आज हमने देखे वो यही थे कि FBR ने पेट्रोल पर 10% ड्यूटी आयद की और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में जो हालात बनेंगे उसका भी हम कुछ प्रोग्राम के अंदर जिक्र करेंगे। इसके अलावा जो फोकस है वो है पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से, जिसके ऊपर हम आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात करेंगे। दोनों जो बड़ी जमातें हैं वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी क्या पोजीशन है इसका होगा जिक्र, क्योंकि बदल रहे हैं डायनामिक्स इस वक्त पंजाब में। जो नून लीग का गढ़ समझा जाता था, आज 2018 के बाद से वहाँ पर सूरत हाल तब्दील है और अब नून लीग विफाक और पंजाब में हुकूमत में है और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर पंजाब का ये इंतखाब लड़ने जा रही है। इसका क्या उनको फ़ायदा होगा? और दूसरी तरफ जो PTI की सूरत हाल है, उनके जो उम्मीदवार हैं, इमरान खान ने कहा कि वो खुद इस बार उनको टिकट जारी करेंगे। अब भी इस किस्म के बयानात हम देख रहे हैं कि नज़रियाती लोग हैं जिन पर बड़ा एतबार करके खान साहब ने उनको टिकट जारी किया। तो वो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए भी ये मुकाबला, क्योंकि एक तरफ इलेक्टेबल्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल थे और दूसरी तरफ ये अरकान हैं जो तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको भी देखते हुए सूरत हाल किस तरफ जा सकती है। हम खास तौर पे अपडेट्स हासिल करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने उस दिन बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, लेकिन इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, उसका भी। और आखिर में हमें ना चाहते हुए भी हर तीसरे दिन कोई ना कोई बात करनी पड़ती है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। जो बयानात आ रहे होते हैं आए रोज़, अब फवाद चौधरी साहब का एक और बयान आ गया जिसमें वो ये कहते हैं कि तारीफ बयान की जाती है इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या होना चाहिए। तो फवाद साहब का ये बयान है, वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट मुल्की सियासत में एक अहम प्लेयर है, वो न्यूट्रल कैसे हो सकती है? आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती क्या है इस्टेब्लिशमेंट से? इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ हैं हसान खावर साहब, आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए सेनेटर अफरान खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं और मेंबर हैं सेनेट कमेटी के। माजिद निज़ामी साहब को भी हमने खास तौर पर आज दावत दी है, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं, इंतखाबी और दिफाई अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। उनसे हम पंजाब के इलेक्शन के ऊपर खास तौर पर उनका कॉमेंट, एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करेंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आगाज़ में हसान खावर साहब से कर लेती हूँ। हसान साहब, एक तो आप मौजूद भी इस वक्त पंजाब में ही हैं, क्या चैलेंजेस हैं आपको? एक तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उस दिन एक तवील फहरिस्त बयान की, वो तो मामलात हैं ही, उसके ऊपर हम अभी इलेक्शन कमीशन का भी जो कुछ रिपोर्ट आई है उसकी बात करेंगे। लेकिन जिन उम्मीदवारों का मुकाबला है वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग उनसे मिलकर लड़ने जा रही है, तो ये इट सेल्फ आपके लिए इलेक्शन वैसे ही बहुत मुश्किल नहीं था? ये बाकी की बातें तो उसके ऊपर एडिड आप लोगों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमूमी तौर पे वैसे भी सियासी जमातों के आते हैं जो हुकूमत में होते हैं, उनके हवाले से कि वो अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वैसे इन जनरल भी आपके लिए ये इंतखाब बहुत मुश्किल नहीं था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आप सर देखें, ये जो इंतखाब है, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बेसिकली ब्रांड इमरान खान है और ये सारे वोट जो हैं ये खान साहब के हैं। और अगर हम वहाँ पर नजरियाती लोग खड़े कर रहे हैं, जो लोग खान साहब के नाम पे वोट लेंगे, तो हमारी ब्रांड एक्विटी जो है वो अपनी जगह पे है। एक तो ये बात है, तो वो कोई किसी किस्म का मसला नहीं। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग हुकूमत में थे और मुश्किल तरीन हालात में हम लोगों ने हुकूमत चलाई, जाहिर है कि एक इनकम्बेंसी का फैक्टर होता है, लेकिन हुकूमत के जाने के बाद कम से कम लोगों को ये बात क्लियर हो गई कि किस महंगाई के आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बांधा हुआ था। और ये भी बात बड़ी जाहिर हो गई कि ये जो दावे थे महंगाई मार्च के और उस वक्त की अपोजिशन जो आज की हुकूमत में है, ये कितने पानी में है और किधर खड़े हैं। और ये जो चीज़ है ये लोगों को बड़ी क्लियर हो गई है, बहुत क्लियर हो गई है।
तीसरी बात ये है कि लोगों को ये भी लेकिन पता है आप जी कि जी आप बताएं, पूछें आप। जी, मैं ये कह रही हूँ, आप ये बात कह रहे हैं हसन साहब, लेकिन इसकी बिल्कुल मुख्तलिफ बात दूसरी साइड से भी, क्योंकि आवाम के सामने दोनों तरह की बातें आ रही हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज ये बात कही, जो आप लोग न्यूट्रल्स के हवाले से शिकवा कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि वो तो उनको भी नजर आ गया था कि मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है, तो वो न्यूट्रल्स कैसे रहते हैं ऐसी सूरत हाल में। तो दोनों तरफ का बयानिया है, ये सिर्फ आपकी बात नहीं होगी वोटर के सामने, दूसरी साइड की बात भी होगी। मैं बयानिए की अब से अपने बयानिए की तो बात करने छोड़ देना, पॉलिटिकल जो है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? इसी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ना, जो पिछली हुकूमत की कारकर्दगी पूरी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जब आप साल खत्म होता है तो फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट होता है बजट, और बैकवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट होता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। हर साल बजट से एक दिन पहले आता है। आप इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान उठा के देख लें, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कर रही है, सर्विसेज ग्रो कर रही है, रेमिटेंस रिकॉर्ड है, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड सतह पे है, ये आसान खबर तो नहीं कह रहा, ये तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान कह रहा है, जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने लॉन्च किया है। तो जरा मुझे बता दें कि वो कहाँ पे कौन सा दिवालिया अब इकोनॉमी की तरफ बात जा रही है। एहसान साहब, होने आपकी जा आवाज रहा कट था। रही है, आज आप कंपेयर कर लें पिछले 2 महीने को। जी, आपकी आवाज कट रही है, लेकिन उसके ऊपर भी मैंने जो कहा बात आप आप 2 कह रहे हैं, महीने इकोनॉमिक पहले की सर्वे की बात कर रहे हैं, वो उसके ऊपर भी फिर, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों में मुआशी माहिरीन के साथ प्रोग्राम्स करते रहे हैं, तो उसमें भी ब्लेम गेम जारी थी। लेकिन अब सेनेटर साहब इस बात पे भी रिस्पॉन्ड करें। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर अपने वोटर को भी ये पैगाम दे रही है कि एक तो मुकाबला है PTI वर्सेस PTI, दूसरी तरफ उन्हीं के मुनहरिफ जो उन्हीं के साथ शामिल लोग थे, उन्हीं का फेस थे, वो होंगे। और दूसरी बात यह कि वोट उनको कोई नहीं देगा जो मुनहरिफ हुए थे, क्योंकि वो अमरीकी साजिश का हिस्सा होकर लोटे हो गए थे। तो ये तो आप लोगों के लिए एक चैलेंज रहेगा। बेशक आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन बयानिए से भी तो आपको लड़ना पड़ेगा। जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, बात ये है कि ये जो 20 सीटें हैं, इन 20 में से 17 सीटें जो थी ना, वो इंडिपेंडेंट जीते थे 2018 के अंदर। ये वो इंडिपेंडेंट थे जिनको फिर आर्म ट्विस्टिंग करके ज़बरदस्ती जो है वो ये इम्पोर्टेड अपोजिशन जो उस वक्त गवर्नमेंट में थी उनके साथ शामिल किया गया। और उसके बाद जब इनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो उनको छोड़ के चले गए। और 3 सीटें थी जिसके ऊपर ये कहते हैं PTI जीती थी। ठीक है, अब बात ये है कि ये कह रहे हैं कि ये जो इकोनॉमिक सर्वे है और ये जो बजट है और ये 2018 में जब इनको हुकूमत दी गई 6.1% GDP ग्रोथ रेट था। अगले साल जो है वो लेस देन 1% GDP ग्रो किया। उससे अगले साल -0.5% GDP ग्रो, माइनस नेगेटिव, सिर्फ हमारी तारीख में 2 दफ़ा नेगेटिव हुआ है GDP। 1952 में हुआ था और अब अल्लाह के फजल से इस हुकूमत में हुआ है। इनको $350 बिलियन के ऊपर GDP दिया गया था, 350 बिलियन अगर रीबेसिंग आप ले लें, और इन्होंने 4 साल मुल्क की ऐसी तैसी करके $347 बिलियन के ऊपर दोबारा दिया है। तो ये जो कह रहे हैं ना ग्रोथ है, मुझे बताएं, हम नेट इम्पोर्टर बन गए गंदम के, हम नेट इम्पोर्टर बन गए शुगर के, हमने जो है वो हम हमारी इम्पोर्ट्स जो है वो हमने 50 बिलियन जो दी थी, ये 75 बिलियन पे छोड़ के गए। हमारा ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड था। लेकिन जो कैंडिडेट वहां पर है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि जब मुश्किल वक्त आया खान साहब की जमात को छोड़ के भाग गया, तो उसके खिलाफ सेंटिमेंट नहीं होगा वोटर का जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए वोट दिया? बात ये है कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने एक कहानी बना ली है, ठीक है ना, और वो मैं ये नहीं कह रहा, वो बहुत सारे लोग इस बात को बाय भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने एक कहानी बना ली है कि जी वो रजीम चेंज। हालांकि बात यह है कि साजिश तो लंदन प्लान थी, जिसके तहत ये लंदन में जाके इन्होंने धरने दिया और चाइनीज़ प्रेसिडेंट को नहीं आने दिया। और उस हुकूमत के खिलाफ साजिश कोई क्यों करेगा जो हुकूमत इस मुल्क की इकॉनमी को डुबा के गई? मैंने बताया ना, माइनस GDP गया हमारा। तो और खाली ये वाली बात नहीं है, बात ये है कि क्या लोग भूल गए कि 50 रुपए किलो चीनी इनको दी थी, 150 पे छोड़ के गए। 30 रुपए किलो क्या कहते हैं आटा छोड़ा था, 70 रुपए किलो छोड़ के गए। माजिद साहब, आपकी नज़र में कि किसके फेवर में आपको हालात नजर आते हैं इस पंजाब के इंतखाब के अंदर? ये जो बातें यहाँ पर अभी हो रही हैं इकोनॉमी के हवाले से, और उससे पहले भी फैंसी अल्फाज इस्तेमाल करके, ये पंजाब के अवाम को का मिजाज भी आप समझते हैं वोटर का? आपको लगता है कि उनके लिए मैटर करते हैं? जब जो बयानात मईशत के हवाले से उनमें तजाद इतना ज़्यादा है कि कल वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि होगी IMF से डील, अभी तक हमें कोई ख़ास इसके ऊपर बात नहीं सुनने को मिली है। आप समझते हैं कि PTI अपनी सीटें बचा पाएगी या फिर टफ टाइम मिलेगा या फिर दोनों के लिए मुश्किल होगी? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो 2 बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो जो हसन खावर साहब ने कहा है, मुझे उससे इख्तलाफ है। नजरियाती कारकुनों को ज़रूर टिकट दिया गया है, लेकिन 10 से ज़ायद सीटों के ऊपर इलेक्टेबल्स को टिकट दी गई है।
इसी तरह 3 ऐसे लोगों को भी टिकट दी गई है जो 2 हफ्ते पहले मुस्लिम लीग नून में थे और फिर पीटीआई में आ गए। इसी तरह अफनानुल्लाह खान साहब से भी मेरा एक इख्तलाफ है, 17 नहीं बल्कि 11 सीटों पे इंडिपेंडेंट लोग कामयाब हुए थे, 9 लोग पीटीआई की टिकट पे ही कामयाब हुए थे। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये अगर हम इन सारे हलकों को देखें तो यहाँ पे हमें इलेक्टेबल ज्यादा नजर आएंगे। यहाँ पे मुस्लिम लीग नून या तहरीक इंसाफ के जो नजरियाती कारकुन हैं या वोटर्स हैं उनका असर रसूख नजर नहीं आएगा। ये इसमें से 20 में से 10 ऐसे हलके हैं कि जहां पे जो लोग जीते थे उन्होंने मुस्लिम लीग नून को भी हराया था, उन्होंने तहरीक इंसाफ को भी हराया था और उसके बाद वो जीत के आए थे, 3 वे फाइट से वो आए थे। तो इसके बाद ये कहना कि वहां पे पार्टी बुनियादों पे इलेक्शन हो रहा है, मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा दुरुस्त नहीं है। वहां पे मुकामी मजबूत इंतखाबी उम्मीदवारों की एक जंग है, जो पहले पीटीआई में थे अब नून लीग में आ गए, नून लीग वाले पीटीआई में चले गए, क्योंकि 2 इंतखाबी हरीफ एक जमात में रहना मुश्किल होता है। तो इस लिहाज से हमें इसको ऐसे देखने की जरूरत है। हाँ, कौमी बयानिया, अमरीकी साजिश, महंगाई और इसके साथ साथ उस्मान बुज़दार गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, हमजा शहबाज गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस, ये सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन बुनियादी और अहम फैक्टर ये है कि वहां पे मजबूत इंतखाबी उम्मीदवार हैं जिनका असर और रसूख है और वो हर इलेक्शन में पार्टी बदल के इधर से उधर चले जाते हैं। ये उन्हीं का इम्तिहान है, उनमें से जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा, जो वोटर पोलिंग स्टेशन तक ले आएगा, जो वहां की लोकल बरादरियों को, धड़ों को राजी कर लेगा, वो जीत जाएगा। इसमें मैं आपको क्विकली 2 मिसालें देना चाहूंगा, 2-3। ये कहना कि हुकूमत को यकीनन एज हासिल होता है, लेकिन हमारे सामने ऐसी मिसालें हैं। 2018 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, लेकिन इमरान खान साहब ने जो लाहौर से सीट छोड़ी वो तहरीक इंसाफ हार गई, ख्वाजा साद रफीक जीत गए। लेकिन उसी लाहौर शहर के अंदर जो सूबाई सीट ख्वाजा साद रफीक ने छोड़ी वो पीटीआई जीत गई। इसी तरह 2013 में राजनपुर से शहबाज शरीफ साहब ने जो सीट जीती वो ऑपोजिशन की जमात पीटीआई ने जीत ली। इसलिए ये कहना कि ज़िमनी इंतखाब में हुकूमती किरदार होता है या कौमी बयानिए पे वो इलेक्शन लड़ा जाता है, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। ये इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स होती है और इसके अंदर उन्हीं की जहानत का और मेहनत का इम्तिहान होता है। जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेगा वही कामयाब होगा। ठीक है, जिन तीनों बातों पे आपने इख्तिलाफ किया, मैं आपसे इत्तफाक करती हूँ, क्योंकि मैं तो माजिद निज़ामी साहब की इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर सकती। एक क्विक अपडेट हासिल कर लेते हैं हम। अली वकार साहब हमारे नुमाइंदे हैं, वो लाहौर से हैं। कुछ जो इलेक्शन कमीशन की तरफ शिकायत गई थी, उस हवाले से जो उनसे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अली वकार, ये बताइएगा, शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक तवील फहरिस्त बताई थी कि उनको बड़े संजीदा मसाइल का सामना है और उनको शक है कि यहाँ पर रिगिंग हो सकती है, लेकिन क्या ये शिकायत बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन को भी भेजी गई थी? आज कोई तफसीली रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है, उसमें किस बात का अहाता किया गया है? जी बिल्कुल, अफसर शाह महमूद कुरैशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में हमाद अजहर, यास्मीन राशिद और जो उम्मीदवार थे पीपी 167 के उनके साथ मिलके, उसमें उन्होंने इल्जामात तो बहुत सारे लगाए थे कि वहाँ पर हल्के में जो है तरक्याती काम किए जा रहे हैं, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया जा रहा है, अफसरान को डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन आज हमने इसको बरमला चेक किया है और इलेक्शन कमीशन से चेक किया है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से चेक किया है, आरओ से चेक किया है। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से कोई तहरीरी दरख्वास्त या कोई सबूत इलेक्शन कमीशन को फराहम नहीं किया गया तमाम इल्जामात के हवाले से, जिसका उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि ये इलेक्शन कमीशन रोकने में नाकाम है, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी और एक्शन लेने के नहीं ले रहा जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पंजाब में कर रही है। लेकिन इस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नोटिस दिया था और सूबाई इलेक्शन कमीशन को कहा था कि वो 24 घंटे में एक जामिया रिपोर्ट, फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार करके हमें फराहम करें। आज उन्होंने वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी है। उस रिपोर्ट के जो नुकात सामने आए हैं उसमें तो ये बात सामने आ रही है कि शाह महमूद कुरैशी अपने बेटे के हल्का पीपी 217 जो कि मुल्तान का हल्का बनता है, वहाँ पर बजाते खुद इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफवर्जी में मुलव्वस पाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट में कहा गया है कि जब स्क्रूटनी की जा रही थी, कागजात की जांच पड़ताल की जा रही थी, शाह महमूद कुरैशी अपने 20 वकला के ग्रुप के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर पर दबाव डालने की कोशिश की। इसके अलावा ये भी बताया गया इस रिपोर्ट में कि शाह महमूद कुरैशी को डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर की जानिब से उनके पर्सनल सेक्रेटरी शाहिद और पीटीआई के वर्कर्स को ओवरसाइज पैनाफ्लेक्स और बैनर्स लगाने पर रोका। लेकिन वकार, वो वीडियो भी तो पेश की शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिसमें वो ये कहते हैं कि तरक्याती काम हो रहे हैं वहां पर, उसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा?
पर इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि जो तरक्याती काम जिनकी निशानदेही की गई थी कि शेड्यूल जारी होने के बाद जो तरक्याती काम शुरू हुए थे, उस पर 13 जून को सुबह इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस पर उन्होंने कहा था कि हमने तमाम तरक्याती काम बंद करवा दिए हैं, अब कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। आज भी एक नोटिस जारी किया है, लेकिन अब सुबह इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कमीशन को बताया गया कि ज़ाब्ता अखलाक पर सब सख्ती से अमल करवाया। शुक्रिया अली, आपका बहुत ज़्यादा इन तफसीलात के लिए। ये बात आपकी तरफ लेके आती हूँ सेनेटर साहब, तहफ़्फ़ुज़ात आप लोगों को भी रहे, डस्का के हवाले से भी आपको रहे थे, लेकिन अगर एक जो फरीक है उसको इस किस्म के मामलात हैं और दूसरी तरफ आप लोगों का एक रवैया भी है, ये तो शिकायत और इलेक्शन कमीशन की हद तक हम बात कर रहे हैं, लेकिन उनका कैटेगोरिकली इल्ज़ाम है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो आप लोगों के आला-ए-कार हैं, और आप लोगों की तरफ से हम इस किस्म के केसेस देख रहे हैं कि जो बुज़दार साहब के भाइयों को पकड़ने के लिए पुराने केस के अंदर छापे मारना शुरू किए, और ख़ुद आपके वज़ीर कानून, वफाकी वज़ीर कानून को मैं सुन रही थी कल परसों, वो कहते हैं कि ये बड़े पुराने केस थे, ये हमने ठीक काम नहीं किया। उससे पहले यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बना दिए, और उसके बाद खुद प्राइम मिनिस्टर साहब आकर इजहार तशवीश कर रहे हैं कि ये तो हमें नहीं करना चाहिए था। तो कोशिश तो आप लोग कर रहे हैं किसी ना जितना इनको कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ऑपोजिशन को इस वक्त। देखिए, बात ये है कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उसके ऊपर केस तो बनना चाहिए। आप अगर ये कहें क्योंकि उसका ताल्लुक पीटीआई से है इसलिए उनके ऊपर केस ना बनाया जाए, ये भी कोई बात नहीं है। फिर निदामत क्यों करते हैं अगले जुमले में? बात ये है कि किसी पे गलत केस नहीं बनना चाहिए, और वो बिल्कुल ठीक कहा है जिसने भी कहा है। मैं ये कह रहा हूँ, बुनियादी बात ये है कि पीटीआई वाले जो हैं वो परफॉर्मेंस के ऊपर तो क्या कहते हैं वोट मांगने जा नहीं सकते। तो उन्होंने एक जो है वो किस्सा गढ़ लिया। स्टैनफोर्ड ने की में कोई रिपोर्ट शाया हुई जिसका खान साहब मैंने पढ़ी है, वो उनकी तारीफ ग्लोबली की गई है कि उस स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट को कोरोना का मुकाबला कैसे किया। अगर स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट आप पढ़ें, मैंने क्योंकि पढ़ी है वो रिपोर्ट, क्योंकि मेरे पास आई थी, तो उसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि जो बेस्ट प्रोग्राम था उसको इस्तेमाल किया गया, और एहसास प्रोग्राम के बहुत सारी जो चीज़ें एडिशनल उन्होंने करनी थी, वो बुनियादी तौर पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बेस्ट प्रोग्राम का था। और बेस्ट जो है वो आपको भी मालूम है, मुझे ही मालूम है, और सारे पाकिस्तान को मालूम है कि वो बेस्ट प्रोग्राम किसने शुरू किया। बात यह है कि आप जो है वो बेस्ट का नाम तब्दील करके जो है वो एक्कोलेट्स कलेक्ट कर रहे हैं। वो भी ये कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं ना कि ये बेस्ट भी रहा है और किसी प्रोग्राम को इस्तेमाल किया, काम तो उन्होंने किया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि फिर आप इसको एहसास वगैरह ना करें ना। आपने बेसिकली क्या किया, आपने एक अय्यारी दिखाई कि आपने उसका नाम तब्दील कर दिया, और जो पहले सारे प्रोग्राम चल रहे थे उनका भी क्रेडिट आपने ले लिया। भाई आप कैसे ले सकते हैं, आपने तो बनाया नहीं उसको, जिन्होंने बनाया उनको क्रेडिट जाता है। फिर बात ये भी है, देखें बात ये मुसलसल जो है पीटीआई जो है ये झूठ बोल के और फेक नैरेटिव बना के, फेक कहानियाँ बना के कि अभी वो कह रहे हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको पॉलिटिकल होना चाहिए। भाई आप ये चाहते हैं कि आपको ला के वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बिठाया जाए, उसके लिए कहते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करें। ये कौन सी बात है, कहते हैं ये कोई तरीका तो नहीं है ना। ये कहते हैं आपकी क्योंकि आप वैसे तो जीत नहीं सकते, आप हमें मैदान में तो हरा नहीं सकते, तो अब आप भागे भागे जा रहे हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर के कोई फलाना इदारा हमारी हेल्प करे, कभी सुप्रीम कोर्ट हमारी हेल्प करे। लड़े इलेक्शन अपने जोरे बाजू पे लड़े, आपको लग पता जाएगा। आपको वो कह रहे हैं आप जोरे बाजू पे अपने नहीं कैसे जोर, हम तो हमने बाय इलेक्शन, मुझे लगता है 2-3 दिन से बयानात नहीं सुन रहे पीटीआई के। 16 में से इस वक्त आप लोग सिलेक्टेड हैं, 16 में से हम बात कर रहे हैं, 16 में से 13 बाय इलेक्शन इनको जब अपोजिशन में तो आ रहा है। हसन खाबर 16 में से 13 अपोजिशन में कैसे आ रहा है? हसन खाबर साहब, यही बात जो शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कि यहाँ तो कोई और ही खबर सामने आ रही है जो भी हमारे रिपोर्टर शेयर कर रहे थे, और ये जो बात अभी बताई गई हमें, इंकशाफ हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो कह रहा है कि वो गए शाह महमूद कुरैशी साहब 20 वकला के साथ, तो मुझे कुछ ऐसी बात भी उन्होंने धमकाया, उन्होंने कहा जी आपने यहीं पर करना है अपना गुजारा, उन अफसरान को कहा। तो ये इससे तो वो हालात याद आए कि कुछ अर्सा पहले आपके ओवरसीज़ के अहदेदार हैं वो ब्रिटिश हाई कमीशन पाकिस्तानी जो वहाँ पर सिफारत खाना है वहाँ पर गए, उनके लोगों को धमकियाँ लगा रहे थे। तो ये तो एक अमूमी सा रवैया और ये हमें देखने में मिल रहा है हर कुछ अरसे के बाद। ये क्या होना चाहिए ऐसा कि धमकाया जाए अफसरान को? ठीक कह रही हैं, उसी तरह धमकाया ना जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद दहशतगर्दी कर रही थी, गाड़ी में बैठी थी, पूरी कौम ने देखा और उनके ऊपर उस कानून के तहत पर्चा किया गया जिसमें दहशतगर्दों को ट्राई करती हैं, वो दहशतगर्दी कर रही थी। इसी तरह गवर्नमेंट मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की धमका हम रहे थे, दबाव भी हम डाल रहे हैं और हुकूमत जो है वो तमाशा देख रही है। यही फिर अब मान लेते हैं, अब मतलब अगर आप कह रही हैं, वो जो लंदन वाली वीडियो थी वो भी मैंने देखी थी, वो ये कह रहे थे कि भाई ये खत जो मैं दरख्वास्त दे रहा हूँ ये रिसीव कर, मैंने तो कोई धमकियां नहीं देखी। वरना आप लोग ये रवैया ठीक। उसके बाद वो कहते हैं वरना क्या होगा, वरना हम यही होंगे, कल हम दोबारा हुकूमत में आएंगे, पूरी बात हसन साहब। नहीं, उन्होंने कहा वरना हम दोबारा आएंगे आपके पास, हम आपको ये जमा करा के जाएंगे,
आप क्या बात कर रही हैं? नहीं मैं आपसे कह रहा नहीं, हूँ वैसा ही बयान है हसन साहब के। नहीं हुआ। परवेज इलाही साहब को किसी ने कहा अच्छा। आप थम्स अप कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो उनको कह रहा था ऐसा मत करो डिप्टी स्पीकर के साथ। ये बिल्कुल वैसा ही बयान है, लेकिन बहरहाल आप आगे बढ़े जो आप कह रहे हैं जी। थोड़ा सा अफनान साहब जो बात कर रहे थे, पहले तो उन्होंने जब जीडीपी की बात की कि जी वो नेगेटिव हो गया, नीचे हो गया, बता दीजिएगा कोविड ईयर था, पूरी दुनिया में क्या हाल था और पाकिस्तान कैसे तो निकला। वॉर ऑन टेरर चल रही थी। दूसरी बात जी है वॉर ऑन टेरर चल रही अच्छा थी। वो भी गलत हो गई जी। अच्छा सुन ले, वो भी चले, हम नहीं मानते। हमारा एनसीओसी जो आया, बिल गेट्स आके पब्लिकली तारीफ करके गया, जाके ट्वीट्स की उसके ऊपर। हम बिल गेट्स को भी कहते हैं जी वो भी गलत कह रहा था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का पेपर भी गलत हो गया। आपका अपना शाया करदा इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान भी गलत हो गया। अब आप कहाँ से आर्गुमेंट लाएं इनको बताने के लिए? अगर नहीं मानते तो उसका कोई तरीका नहीं है। दूसरी बात, बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम था। उसका स्केल मैनी टाइम्स ओवर एंड एहसास वाज अ मच लार्जर अम्ब्रेला। ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की आगे बहुत सारी चीजें थी। वो पढ़े तो सही, अगर सिर्फ नाम चेंज किया होता तो स्टैनफोर्ड वाले पेपर में लिखते नहीं कि ये रीब्रांड और उसमें कुछ बेहतरियां भी लाई गई थी, कुछ जो एक्स्ट्रा लोग एडिट थे वो भी सानिया निश्चल साहबा ने बताया कि उन्होंने उनको हटाया। सानिया निश्चल साहबा ने करप्शन ही बहुत किया उसके अंदर। मैंने एक सवाल पुट अप किया था सेनेट के अंदर कि आपने आईटी सिस्टम जो है वो 68 करोड़ रुपए का लगाया और आज तक चला नहीं, और उसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं था। हसन साहब, अगर नहीं चला तो चलना चाहिए, उसकी इंक्वायरी अब आप गवर्नमेंट में करा लें। लेकिन 68 करोड़ रुपए का आप मुझे बताएं आईटी सिस्टम लगाया क्यों नहीं चला? मेरे सामने तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ चलना चाहिए। आप गवर्नमेंट में इंक्वायरी कराएं। मैंने सबूत है मेरे पास, मैं आपको सबूत दे दूंगा। तो आपने इंक्वायरी शुरू करवाई है? नहीं, हमने उसके ऊपर पूरी की पूरी कहती, जब उसको ऑपोजिशन में थे हम लोग तो हमने पूरा उसको क्वेश्चन किया। उन्होंने लिख के दिया, उन्होंने लिख के दिया। जी हसन साहब आप कर नहीं, इसके ऊपर हसन साहब आप जब वापस आके आप ऐड कर लीजिएगा, ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। लेकिन बात की जाए जो जिसके ऊपर कोई इंक्वायरी हो रही हो तब, लेकिन ये जो कोविड को हैंडल करने का क्रेडिट जिस हद तक जाना चाहिए वो तो हमें क्रेडिट देना चाहिए कि वो बड़े गैर मामूली हालात थे पूरी दुनिया में, और उसका मुकाबला जिस तरीके से हमारे यहाँ किया गया उसके ऊपर तो क्रेडिट बनता है। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, माजिद निज़ामी साहब का कमेंट कि ये जो धांधली के अभी से इल्ज़ामात लग रहे हैं ये मुतनाज़ तो नहीं बना देंगे इस इंतखाब को? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हसन खावर साहब से फिर जान लेती हूँ। हसन खावर साहब, अब आप ये बताइएगा कि एक तरफ आप लोग ये कंफ्यूजिंग एक आप लोगों की का बयानिया है जो बात की जा रही है। आज फवाद चौधरी साहब ने कल जो बयान दिया उसमें भी कहते हैं कि न्यूट्रल हो नहीं सकते वो, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट तो एक सियासी प्लेयर है इस मुल्क के अंदर। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आप लोग चाह क्या रहे हैं इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से, क्योंकि इस मुल्क में बहुत सी सियासी जमातों के और बहुत से लोगों की एक लंबी स्ट्रगल है इस हवाले से कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ए पॉलिटिकल होना चाहिए। और आगाज़ में जब इमरान खान साहब ने अपनी स्ट्रगल शुरू की वो भी यही बात करते थे। इस वक्त आप लोग ये ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो एक प्लेयर है और उनको होना चाहिए सियासत में? जी अफसर देखें, मेरा नहीं ख्याल कि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है और होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बात यह है कि हम सब लोग चाहते हैं, और मेरे ख्याल में इस वक्त पूरी दुनिया में जमहूरियत से बेहतर तो कोई सिस्टम हमारी नज़र में नहीं। ठीक है, और जमहूरियत तब होती है जब जो आपकी जमहूरी कुव्वतें हैं सिर्फ वही जमहूरी और पॉलिटिकल रोल प्ले करें। इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। लेकिन फवाद साहब ने जो बात की है पाकिस्तान की तारीख देख के, तो वो तारीख आप उठा के देख लें। अगर आप उनकी बात से डिसएग्री करती हैं तो ये आपकी ओपिनियन हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग पाकिस्तान की तारीख को जानते हैं वो ये समझते हैं। ये ठीक है कि हम हमारे मुल्क में ये डायलॉग दो तरफ चलता रहा है। हम कुछ चीजें प्राइवेट ड्राइंग रूम कॉन्वर्सेशन में ज्यादा आसानी से बात कर लेते हैं, पब्लिकली उनको टैबू समझते हैं बात करना। लेकिन अगर पब्लिक में आप वो बात नहीं कर रहे तो उससे वो कोई बात तो गलत नहीं हो जाती। तो मेरे तो ख्याल में उन्होंने ठीक बात की है। लेकिन नहीं, मुझे इसमें की बाकी बात तो एक्चुअली आधी बात हम कह देते हैं कि माजी की हकीकतों पर मबनी है कि उनका एक रोल रहा हमेशा से। लेकिन रिसेंटली जो उन्होंने न्यूट्रल वाली बात की थी उसके बाद तो डीजी ISPR ने भी कहा कि डेमोक्रेसी इज द ओनली वे फॉरवर्ड। हमने इस बात को रियलाइज कर लिया है। इसी को कॉन्टेक्स्ट बना के मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने हालात किधर दिवालिया कर देने थे इसलिए न्यूट्रल हो गए। लेकिन कैसे न्यूट्रल हो सकता है जो सवाल उठाया फवाद चौधरी साहब ने, क्या ये मुनासिब सवाल है किसी सियासी डेमोक्रेटिक सियासी जमात की तरफ से? देखिए, न्यूट्रल का मतलब आपको समझना पड़ेगा ना। न्यूट्रल का मतलब अगर तो ये है कि आपके इदारे जो काम कर रहे हैं अगर आप कहें कि वो भी नहीं करते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर वो न्यूट्रलिटी नहीं है। न्यूट्रलिटी का मतलब है कि आप पॉलिटिक्स में मेडल ना करें और फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम ना करें, तो वो न्यूट्रलिटी है। हाँ। लेकिन अगर किसी एक दो जगह पे स्ट्रेटेजिकली आप पीछे हट जाएं वो तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि वो इट कैन बी कैटेगराइज्ड एज न्यूट्रलिटी।
ये तो बड़ी सादा सी बात है। लेकिन मैं इन प्रिंसिपल ये समझता हूँ कि बिल्कुल न्यूट्रल इदारों को होना चाहिए और जमहूरियत में सिर्फ जमहूरी हुकूमतों का होना चाहिए। क्या पाकिस्तान में ऐसा है या ऐसा रहा है, मैं नहीं समझता। आपकी राय मेरे निज़ामी साहब ज़रूर इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं। तो वो निज़ामी साहब, ये जो नज़रिया होता है पार्टी का जिसके तहत वो कह रहे हैं कि हम टिकट्स दे रहे हैं, वो जो बयानिया और नज़रिया कुछ अरसे से हमें नज़र आ रहा है वो बहुत कन्फ्यूजन का शिकार है। वो वाशिंगटन डीसी से लेके रावलपिंडी तक हर रोज़ जो हम बातें सुन रहे हैं उस हिसाब से, तो आप समझते हैं कि ये चीज़ अभी भी चल सकती है? और जो ये आइडिया है जो जिसकी अक्कासी कर रहा है फवाद साहब का बयान कि वो कैसे हो सकते हैं न्यूट्रल, वो तो एक प्लेयर है हमारे सियासी, ये ठीक है उनकी बात या फिर कुछ मसला है उनके ख्यालात में? जी, मेरे ख्याल में जो तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि वो नज़रियात की बुनियाद पे इलेक्शन में जा रहे हैं या ज़िमनी इलेक्शन उस बुनियाद पे होगा, लेकिन हकीकत उससे बरक्स नज़र आती है। जनूबी पंजाब हो, फैसलाबाद हो, बकर हो या खुशाब हो, हर जगह पे नज़रियाती उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिए गए। तहरीक इंसाफ ने हर उस उम्मीदवार को तरजीह दी है जिसका इलेक्टेबल बैकग्राउंड है, जो 2 नस्लों से 3 नस्लों से सियासत में है, जो 2-2 3-3 पार्टियां बदल चुके हैं। तो इसलिए ये कहना कि उन नज़रियात को उन उम्मीदवारों के साथ जब रखा जाए तो मेरा ख्याल है सिचुएशन मुख्तलिफ नज़र आती है। दूसरी बात यह है कि इसमें दोनों जमातों के हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि तहरीक इंसाफ के बारे में इस्टेब्लिशमेंट शायद उनका बर्डन मजीद नहीं उठाना चाह रही थी, इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो ये दावा करती थी कि हम एक जमहूरी जमात के तौर पर वोट को इज्जत देंगे, उन्होंने जैसे ही मौका पाया वो मेरा ख्याल है उस नज़रिए को थोड़ा सा साइड पे रखते हुए फ़ौरन उन्होंने अपनी जगह बनाई और वो हुकूमत में आ गए। तो यहाँ पे हमें बुनियादी तौर पे इस सिस्टम को समझने की ज़रूरत है कि अपोजिशन में नज़रियात और होते हैं, जैसे ही आपको हुकूमत में आने का मौका मिलता है आपके नज़रियात बदल जाते हैं। अभी तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट से क्या शिकवे हैं? वो शिकवे ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट का 2018 में जो रोल था वो दुरुस्त था, उनको ये शिकवा है कि उनका 2022 का रोल ठीक नहीं है। अगर तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल गलत है तो वो 2018 में भी गलत था जब ये लोग आए या लाए गए, जैसे आप कह सकें। अगर उस वक्त सही था तो अब कैसे गलत है? तो मेरा ख्याल है कि अगर हम इस चीज़ का एक उसूल रखें सारी जमातें और उस उसूल के बुनियाद पे फिर फैसले करें तो हमें सूरत हाल समझने में आसानी होगी। अफसोसनाक सिचुएशन ये है कि यहाँ पे सियासी जमात जब अपोजिशन में होती है उसका नजरिया और होता है, जैसे ही वो हुकूमत में आते हैं, इस्टेब्लिशमेंट हो, अमेरिका हो, अवाम हो, किसी भी हवाले से उनके नजरियात तब्दील हो जाते हैं। नज़र भी ऐसा। यार ब्रेक की तरफ जाती हूँ और वापस आकर फिर सेनेटर अफनान साहब से पूछेंगे। ये तो ज़ाती तौर पे भी बहुत ज़्यादा जमहूरियत की बालादस्ती की बात करते हैं, तो ये जो इल्ज़ाम लग रहा है ये इस वक्त नून लीग इसको कैसे महसूस कर रही है? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी सेनेटर अफनान साहब, इसके ऊपर अब आप जवाब दीजिएगा। पहली बात तो ये कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप लोग किसी सपोर्ट के तहत इस हुकूमत के अंदर आए और उस सपोर्ट के तहत ही आप इलेक्शन लड़ेंगे। एक बात हमारे सामने जो वो ये है कि आपके हर आए रोज़ जब हम पूछते थे नो कॉन्फिडेंस, तो शायद खाकान साहब और दीगर कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर क्या कभी कुछ हो सकता है इस मुल्क में, तो नो कॉन्फिडेंस भी कामयाब नहीं होगी। उसके बाद जो रवैया आप लोगों का हम देख रहे हैं उसमें तो नजर आ रहा है कि आप लोगों में इतने गट्स भी नहीं है कि आप लोग अली वजीर साहब को बजट इजलास के अंदर बुलाएं। आपने जब नो कॉन्फिडेंस में वोट लेना था तो तब तो ठीक, उसके बाद से खामोशी छाई हुई है। उनकी तो कुछ तस्वीर भी कल आई जिसके ऊपर सोशल मीडिया में बड़ी बात हो रही है। तो आप लोग भी सपोर्ट के तहत ये सारा कुछ कर रहे हैं, इल्ज़ाम दुरुस्त है? नहीं, एक तो ये इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है और मैं ये बिल्कुल इन प्रिंसिपल कहता हूँ कि अली वज़ीर को बुलाना चाहिए। अगर नहीं बुलाना तो ये हमारी गलती है। तो दूसरी बात आपने ये की कि जो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट की आपने बात की। देखें, शाहिद साहब ने ये नहीं कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर, उन्होंने कहा था जब तक वो न्यूट्रल वो साइड भी नहीं होंगे, ये नहीं क्या कहते, जब तक इनकी सपोर्ट उनको रहेगी। हमने कभी ये नहीं कहा कि इस्टेब्लिशमेंट हमें सपोर्ट करे। हम ये कहते हैं कि वो न्यूट्रल हो जाएं, ये कहते हैं कि वो न्यूट्रल क्यों हो गए हैं। आप ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो जो उनका रोल आइन में बताया गया वो करें। इमरान खान कहता है नहीं मुझे आगे बचाओ, मैं डूब रहा हूँ मुझे आगे बचाओ, मेरी हुकूमत जा रही है मुझे आगे बचाओ, मुझसे गवर्नेंस नहीं हो रही मुझे आगे बचाओ, मेरा मसला हो गया मुझे आगे बचाओ, मुझे बंदे नहीं पूरे हो रहे मुझे आगे बचाओ, फलाना बिल नहीं पास हो रहा मुझे आगे बचाओ। इसमें और ये कहना कि जी वो न्यूट्रल हो जाए, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फिर ये जो बात कर रहे हैं कि जी हमें मौका मिला और हम आगे, हमें मौका बहुत पहले का मिल गया था। हम भी नहीं चाहते थे कि हम इसके अंदर आए। जब हम उस वक्त इसके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कन्विंस किया गया है, वो किसी सूरत नहीं मानते थे। जब हमें मालूम हुआ कि ये इनका ये वो प्लान है प्रेसिडेंशियल का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ये सारा एक साजिश इन्होंने तैयार की थी मुल्क के अंदर मीडिया को, जुडिशरी को दबाने की, डेमोक्रेसी का जो है सारी बिसात लपेटने की, तब हमने कहा कि ये तो और हालात ख़राब कर देंगे।
तो इसलिए हम फिर क्या कहते हैं, हमने इनको प्रिएम्प्ट किया। ये जो बात आप कह रहे हैं माजिद निज़ामी साहब, ये बात अब खुलकर PMLN इस और ये जो इस वक्त की हुकूमत है ये इसका सहारा ले रही है, लेकिन इमरान खान साहब ऑन दी अदर हैंड, आप समझते हैं कि जो बात इमरान खान साहब ने कल की है ये कोई हकीकत के ऊपर मबनी है? ये पिछले ही साल की सारी एक्टिविटी है जिसको हम सब मॉनिटर कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि मैं उस वक्त मेरिट पे, उसके बाद इस साल मैंने फैसला करना था नवंबर में, लेकिन दूसरी ऑन दी अदर हैंड जो उनका 1 पेज खराब हुआ उसका रीज़न भी यही बताया जाता है कि वो चाहते थे उस वक्त के DGISI कंटिन्यू करें। तो अब आप समझते हैं कि ये खान साहब की तरफ से ये कह देना काफ़ी है कि वो जो भी करना, और दूसरी तरफ इनके ऊपर भी, इस गवर्नमेंट के ऊपर भी ये काफ़ी है रिफ्यूज लेना इस चीज़ के अंदर कि उन्होंने अगले साल ये कर देना था इसलिए हमने उनकी हुकूमत भेजी, 15 साल की प्लानिंग कर रहे थे वो, ये जो बात कही जा रही है? जी, वो कहते हैं ना कि हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये बिल्कुल नहीं सूट करता कि वो ऐसे मौके पे जब वो अपोजिशन में है वो ये बयान दें कि मैं नवंबर में किसी एक या दो को या तीसरे को लगाने लगा था, तो उनकी तरफ से ये तरदीद ही बनती है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि उनकी जो क्लोज कोऑर्डिनेशन थी और उनके जो ताल्लुकात थे वो इस चीज़ की निशानदही करते हैं कि मामला इसके बरक्स था, और ये सारी बातें ज़बान ज़द-ए-आम थी और गवर्नमेंट को जहाँ जहाँ पे जिस सपोर्ट की ज़रूरत थी वो उन्हें मिल रही थी। तो इमरान खान साहब का ये शिकवा बिल्कुल बजा है, क्योंकि उनको एक आदत सी हो गई थी और जब उस पुरसकून माहौल से वो निकले तो उन्हें एक परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन ये कहना कि उन्होंने ये सोचा ही नहीं था या नवंबर तक जाकर उन्होंने ये फैसला करना था, मेरा ये ख्याल है कि जो इतलात हैं या जो शवाहिद हैं वो इससे बरक्स नज़र आते हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर एक और चीज़ भी अहम है, वो ये है कि हमने तारीख में ये देखा है कि जो जिस जनरल को भी लेकर आया है उसके साथ कोई अच्छा सलूक नहीं हुआ। उसमें हमारे पास 2-3 बड़ी मिसालें हैं। भुट्टो जनरल ज़िया हैं, परवेज़ मुशर्रफ नवाज शरीफ हैं, जनरल बाजवा नवाज शरीफ हैं, और इसी तरह इमरान खान और जनरल बाजवा हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून को या दूसरी जमातों को इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। अगर कोई पसंद का फैसला किया भी जाता तो उसका नतीजा वही निकलना था जो पिछले 70 साल से निकलता आ रहा है। तो इसलिए दोनों तरफ से कुछ गलती हुई और उसका नतीजा ये हुआ कि मुल्क के मुआशी हालात और सियासी हालात मजीद बिगड़ते थे और अभी तक उनके संभलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी साहब, सैनुल्लाह खान साहब, हसान खावर साहब, तीनों हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। वक्त नहीं रहा, आइंदा ज़रूर इसके ऊपर भी कभी हमें बहस करनी चाहिए कि फिर ऐसा हुआ क्या था जो PTI से इतने फासले भी हो गए। सिर्फ एक इंसिडेंट तो नहीं वजह बनना चाहिए, इस पर भी किसी दिन बात करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।